अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज लेने के लिए कैसे करें सरगुजा की खेती। सूकरों का अच्छी बढ़वार के लिए कैसे करें उनकी देखरेख। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम प्रारंभ हो गया है, साथ ही अपने प्रदेश में बरसात भी अच्छी हो रही है। तो जो किसान भाई इस मौसम में तलहनी फसलों के अंतर्गत सरगुजा की खेती करना चाहते हैं, वो इसकी बुआई करते वक्त किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाए, इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस बघेल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रामतिल की फसल की, जिसकी खेती बहुतायत में मध्य प्रदेश में हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इसकी विशेष रूप से खेती की जाती है और कुछ समुचित प्रबंधन करके ही हम इसकी खेती कर सकते हैं। संसाधन बहुत ज़्यादा जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए अगर हम सबसे पहले बात करें खेत चयन की, तो ऐसे खेतों का चयन करें जिसकी भूमि हल्की भूमि और दोमट मिट्टी हो, जिसमें जल निकास अच्छी तरीके से होता हो और किसी प्रकार से पानी का भराव की स्थिति ना बनती हो। और साथ ही साथ अब हम बात करें कि जब हम खेत तैयार करते हैं तो खेत तैयार करने के दौरान ही हमें जो खाद है वो देना चाहिए। इसके लिए लगभग अगर गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध है तो गोबर की खाद खेत तैयार करने के लगभग 1 माह पहले खेत में डाल देंगे और लगभग 10 से 15 क्विंटल तक अगर आपके पास पर हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद उपलब्ध है तो उसको अच्छी तरीके से खेत में मिला देंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद जब आप खेत तैयार कर रहे हैं उस दौरान आपको नाइट्रोजन की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और जो स्पूर है उसकी 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के पूर्व आपको अच्छी तरीके से खेत में मिलाना है। और इसके बाद जब हम बुआई कर देते हैं तो बुआई करने के लगभग 20 से 25 दिन बाद जब हम निराई गुड़ाई करते हैं उस दौरान आपको जब हम निराई गुड़ाई कर देंगे उसके बाद आपको इसमें 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना है और इससे आपकी फसल की पैदावार तेजी से बढ़ेगी और साथ ही साथ अच्छा उत्पादन होता है। जो रामतिल की फसल है इसमें अगर किस्मों की जब हम बात करते हैं तो उसमें विशेष रूप से जो हमारे मध्य प्रदेश में किस्मों का चयन करना है उसमें उदकमंड जो है जो कि जिसकी अवधि लगभग 110 से 115 दिन होती है। इसके अलावा दूसरी प्रजाति की हम बात कर रहे हैं तो वो है IG-P73 या 73 जो है, इस किस्म का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा GA5 जो किस्म है ये लगभग 95 से 100 दिन की फसल की अवधि है। इसके अलावा GA10 जो किस्म है, ये जो किस्में हैं इन्हीं अनुशंसित किस्मों का ही हम अगर किसान भाई उपयोग करें तो निश्चित रूप से आपको अच्छी फसल की पैदावार प्राप्त होगी। किसान भाई अगर हम रामतिल के बीजों की बात करें तो बीज निश्चित रूप से हमें अगर हम कतारों में बुआई कर रहे हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमको लगभग 5 किलोग्राम जो बीज है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। और अगर हम छिड़काव पद्धति से अगर बुआई कर रहे हैं तो हमें बीज की जो मात्रा है वो लगभग 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज का उपयोग करना चाहिए, जो उसका उपयोग करें। अगर हम बीजोपचार की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि फफूंदनाशक जो है दवाई है जैसे थायराम या कैप्टान या बावेस्टिन,
इनकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर हम अच्छी तरीके से बीज में मिला देंगे और इसके बाद हम बीजोपचार करने के बाद अगर बुआई करते हैं तो हमें प्रारंभिक अवस्था में जो फफूंद जनित रोग होते हैं उनसे हमारी फसल का बचाव हो सकता है। बोने का अगर हम तरीके की जब हम बात करते हैं तो बुआई के लिए जो कतार से कतार की दूरी होती है वो रामतिल की फसल में वो लगभग 30 सेंटीमीटर के लगभग रखना चाहिए और साथ ही साथ पौध से पौध की दूरी वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए ताकि फसलों को उचित प्रकार विकास के लिए उसको स्थान प्राप्त हो सके। इसके बाद किसान भाई हम निदाई गुड़ाई की जो बात कर रहे थे कि निदाई गुड़ाई हमें लगभग 15 दिन से या 20 दिन के बाद ही करना चाहिए और जब हम निदाई गुड़ाई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे खरपतवार हैं उनको अच्छी तरीके से साफ कर देंगे और जो अतिरिक्त पौधे जो अगर पौध की संख्या बहुत अधिक हमारी हो गई है तो उनकी भी हम पौधों को भी कम कर सकते हैं और निदाई गुड़ाई करके जो हमारा खरपतवार है उसको खेत से बाहर नष्ट कर देंगे। और किसान भाइयों प्रारंभिक अवस्था में कई बार देखा गया है कि विशेष रूप से कुछ बीमारियां हैं जो कि हमारी रामतिल की फसल में देखी जाती हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे खेतों का निरीक्षण करते रहें और लगभग 20 से 25 दिन के दौरान अगर किसी प्रकार की भी कहीं कोई संकेत देखते हैं खेत में निरीक्षण के दौरान और फसलों को जब आप देख रहे हैं तो आपको एक बार विशेष रूप से उसमें दवाई डालनी है और उसमें गंधक जो दवाइयाँ हैं उसमें चाहे तो बाविस्टीन या थायराम या फिर आप Z78 जो हमारी दवा है इसकी लगभग 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका अगर एक बार आप छिड़काव कर देते हैं तो प्रारंभिक स्तर पर जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनकी रोकथाम हो जाएगी। और चाहे तो आप अगर प्रारंभिक रूप में अगर छिड़काव करना चाहते हैं तो 5 ml नीम तेल प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें तो भी आपकी फसल में बचाव हो सकता है और इसके बाद ही हम रासायनिक दवाओं का उपयोग कर हमारी रामतिल की फसल में बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर सूकर पालन व्यवसाय की बात की जाए तो ये व्यवसाय हमारे राज्य के बहुत से किसान भाइयों द्वारा अपनाया जा रहा है जो कि लाभकारी भी सिद्ध हो रहा है। परंतु इस व्यवसाय की सफलता तभी संभव है जब सूकरों की देखभाल, आहार और आवास प्रबंधन अच्छी प्रकार से की जा सके, क्योंकि अगर सूकर पालन में इन प्रबंधनों को ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो उनके शारीरिक वजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे करें इनका आहार और आवास प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार। सूकर पालन शुरुआत करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सूकर पालन के बारे में समुचित जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए और इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उसमें है कि उन्नत नस्ल का चुनाव कैसे करें। तो उन्नत नस्ल जो सूकरों में सबसे अच्छा नस्ल जो माना जाता है वो TND नस्ल है और TND में उनको कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा लाभकारी है। TND सूकर जो है ये संकर नस्ल है और ये विदेशी टाइम बर्थ और देसी जो लोकल हमारा नस्ल है ये दोनों को संकरण से बना है और TND में बढ़ने की क्षमता, बच्चा देने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये देसी की तुलना अगर उससे करते हैं तो देसी की तुलना में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इस तरह से TND सूकर पालन जो है वो ज़्यादा लाभकारी होता है। TND सूकर गाँवों के वातावरण में भी अच्छी तरह से इसको पालन कर सकते। शुरुआत दौर में वो छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं, 2 मादा 1 नर से भी शुरुआत कर सकते हैं, या जो बड़े स्तर पे करना चाहते हैं वो 8 मादा 2 नर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवास निर्माण करना होगा। आवास निर्माण के बाद जो है आप छौने जो है TND नस्ल के छौने खरीद कर लाएं और उसका पालन करें। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी जो बात है उसमें खान पान की उचित व्यवस्था। तो खाने में जो सूकरों को जो खाना दिया जाता है वो आप दाना मिश्रण दे सकते हैं जिसमें मकई, चोकर, खल्ली, खनिज लवण, मछली चूर्ण, नमक, इसके मिश्रण से हम लोग दाना मिश्रण बनाते हैं। लेकिन ये दाना मिश्रण महंगा होता है, इसके कारण जो भी सूकर पालक अगर दाना मिश्रण से सूकर पालन कर रहे हैं, दाना मिश्रण खिला रहे हैं, तो उनकी आमदनी कुछ कम हो जाती है। ज़्यादातर सूकर पालक जो गांव शहरों के आसपास होते हैं वो होटलों की जूठन सामग्री खिला करके सूकरों को रखते हैं और इससे खाने का खर्च जो होता है बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे कि उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ जाती है। और उसके अलावा हड़िया का मेरा, घास, सब्जियों का जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो दे सकते हैं।
घर की जूठन सामग्री या और भी इसी तरह से जंगली फल वगैरह अगर एकत्रित करके अगर सूकरों को देते हैं तो हम खाने की खर्च को कम कर सकते हैं और 50% तक भी यदि खाने के खर्च को कम करते हैं तो उसकी आमदनी अच्छी खासी बढ़ जाती है। बीमारियों की यदि बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 2 बीमारियां ज़्यादा है, प्रमुख है, जिसमें एक है कि खुरहा चपका जिसको FMD कहते हैं और दूसरा है स्वाइन फीवर बीमारी। तो खुरहा चपका जो बीमारी होती है इसका जो लक्षण होता है कि पैर में घाव हो जाता है, मुंह में घाव हो जाता है। सूकर जो है खाना पीना कम कर देती है, शुरू में तेज़ बुखार होता है, सूकर चलने फिरने में असमर्थ होता है, धीरे धीरे जो है सूकर खाने की कमी के कारण वो कमज़ोर हो जाते हैं और दूसरे बीमारियां भी जो है उसको ग्रसित कर लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। खास करके छोटे छौने में इस बीमारी से मृत्यु अधिक होती है। इसलिए इस बीमारी, चूँकि ये विषाणु जनित रोग है, तो ये बीमारी से बचाव के लिए हम लोग को टीकाकरण करना चाहिए और एक टीकाकरण जो है FMD या खुरहा चपका जो बीमारी होती है, इसका पहला टीका जो है जब बच्चे को माँ से अलग करते हैं 6 से 8 सप्ताह की उम्र में पहला टीका करना चाहिए। उसके बाद हर 6 महीने पे इसका टीकाकरण करने से इस बीमारी से बचाव हो सकता है। दूसरा बीमारी है कि स्वाइन फीवर, जिसको सूकर ज्वर भी कहते हैं। ये बीमारी का जो लक्षण है इसमें तेज़ बुखार होता है और सूकर जो है अचानक मरने लगते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। तो 70 से 80%, कभी कभी 90% तक इसकी मृत्यु दर हो जाती है। तो इसमें जो है कि इस बीमारी, ये भी विषाणुजनित रोग है और इस बीमारी से बचाव के लिए भी टीकाकरण करना आवश्यक है। और पहला टीकाकरण 6 से 8 सप्ताह की उम्र में, फिर हर 6 महीने पे इसका टीकाकरण कर दें। इसमें 1 ml मात्रा, टीके की 1 ml मात्रा जो है चमड़े में दी जाती है, तो इससे 6 महीने तक इस बीमारी से बचाव होता है। पुनः 6 महीने के बाद इसका टीकाकरण करने से इस बीमारी के प्रकोप से हम बच सकते हैं। रखरखाव में खास करके आवास निर्माण काफ़ी ज़रूरी है कि जब सूकर पालन जो कर रहे हैं उनमें आवास का निर्माण के लिए मुख्य रूप से आप जो है उसका ज़मीन जो है कि वो पक्का करें, वो ढालू होना चाहिए, पक्का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो है कि कोड़ने की जो होती है क्षमता होती है। और जो अगर कच्चा फ्लोर है तो उसको ज़मीन को वो कोड़ते हैं, जिसके कारण पानी का जमाव होता है और बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आवास का निर्माण करने समय ये ध्यान देना चाहिए कि अंदर का जो वातावरण है वो ठंडा हो और गर्म ज़्यादा ना हो, क्योंकि सूकरों को खास करके गर्मी से बचाना है। और आवास जो है वो साफ़ सुथरा हो, सफाई अच्छी हो और गीलापन नहीं हो, यानी मॉइस्चर जो है, ह्यूमिडिटी है वो कम होनी चाहिए। इस तरह से आवास का निर्माण करें। आवास का निर्माण आप सस्ता भी कर सकते हैं, ऊपर एस्बेस्टस, छत में एस्बेस्टस दे सकते हैं या खपड़ा भी दे सकती हैं। जो भी लोकली अवेलेबल, जो आपको आसपास में जो भी सामान जो है आराम से या सस्ते दर पर मिलता है, उसका उपयोग करके आवास का निर्माण कर सकते हैं। आवास का निर्माण बहुत ही ज़रूरी है, खास करके जो बड़े स्तर पे करना चाह रहे हैं, बड़े स्तर पे सूकर पालन कर रहे हैं, उसके लिए खास करके बहुत ही ज़रूरी है कि अच्छी आवास देंगे, तभी बीमारियों का प्रकोप जो होता है सूकरों में वो कम होता है। सूकर स्वस्थ रहेंगे, बच्चे देने की क्षमता, बढ़ने की क्षमता अच्छी रहेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अच्छे दुग्ध उत्पादन हेतु दुधारू पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। अरे चाचा, गंगा को लेकर कहाँ जा रहे हो? 1 महीने से बहुत कम दूध दे रही है, इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा हूँ। इसे एरोसोल कंपनी की कैल्शियम से भरपूर इलेक्ट्रोमिक्स AD3 पिलाओ, दूध की बाल्टियाँ भरते भरते थक जाओगे। इलेक्ट्रोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल। हनीमून देहरादून में हो, हमार बलमू काहे सुतला दलानी माई सभा पीछे लजिया। लोकगीतों के राग गुनगुनाइए ETV के साथ। धुन देखिए हर शनिवार रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
पशुपालन व्यवसाय से अच्छा दुग्ध उत्पादन के लिए उन्हें संतुलित आहार देना आवश्यक है, लेकिन पशुपालक भाइयों को इसकी जानकारी नहीं होती है क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पशुओं के आहार प्रबंधन के साथ साथ उनकी देखरेख पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो कैसे करें दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी के लिए मिलते हैं RAU पूसा जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PK राम से। आप ध्यान रखें, बरसात का समय है, आवश्यकता अनुसार ही भोजन सामग्री का भंडारण करें भंडार गृह में, अन्यथा मौसम में आर्द्रता बनी रहती है। खान पान जो पशुओं के लिए है वह मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर सकता है और अनेक तरह की बीमारियां उसमें खान पान के माध्यम से फैल सकती हैं। अतः हमें खान पान पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। पशुओं के लिए जो आहार है बिल्कुल वह सदैव सूखा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना जरूरी है। जहां हम आहार रखते हैं पशु के लिए वहां पर जगह सूखा हो, इसका हमेशा ख्याल रखें। गीला चारा पशुओं को नहीं खाने के लिए दें, अन्यथा उसमें बहुत सारे परजीवी के अंडा या उसके लार्वा चारा के माध्यम से पशुओं के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उनमें पाचन संबंधित, लीवर संबंधित बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः खान पान में इनका ध्यान रखें। चारा खास करके जो हम हरा चारा काट करके ला रहे हैं खेतों से, उसका ख्याल रखें। भीगा हुआ चारा नहीं दें, उसे सुखा करके ही दें चारा। थोड़ा नमी को कम कर लें, तब हम चारा पशुओं को खिलाने के लिए दें कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। यह ध्यान रखें, भोजन हमेशा संतुलित दिया जाए, आहार संतुलित हो। किसान बंधु पशुओं के उम्र के हिसाब से उनकी जाति के अनुसार आवश्यकता अनुसार आहार का व्यवस्था करें तो उन पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। ध्यान रखें कि आहार हमेशा संतुलित दिया जाए, आवश्यकता अनुसार ही आहार का संचय किया जाए बरसात के समय में। खासकर पशुपालक बंधु आप संतुलित आहार अपने से ज़रूरत के अनुसार तैयार कर सकते हैं या बाज़ार से आवश्यकता अनुसार ही खरीदें, इसका खास ख्याल रखें। आप संतुलित आहार बनाने के लिए आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए संतुलित आहार के कुछ अवयव हैं जिसको आपको अवगत कराया जा रहा है। आप मकई या गेहूं 45 भाग, इसमें कुछ सोयाबीन, तिल, ये सब मिला करके आप 30 भाग रखें। इसके अतिरिक्त आप दलहनी फसल में जो प्रोटीन के लिए हैं उसका आप 32 भाग रखें। साथ ही साथ आप सह उत्पाद जो हैं उनका आप शेष भाग आप 20 भाग के हिसाब से रखें। साथ ही साथ सांद्र नमक 1 भाग रखें और सांद्र मिक्सचर जो हैं, मिनरल मिक्सचर हैं, उनका 1 भाग मिला करके आप संतुलित आहार तैयार कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए। गर्भावस्था में पशुओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो दुधारू पशु हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके अनुसार वो दें। प्रतिदिन नमक पशुओं को खाने के लिए अवश्य देना चाहिए, क्योंकि किसान बंधु या देखने को मिलता है कि गाँवों में खास करके किसान बंधु पशुओं को नमक नहीं खिलाते हैं आहार में। नमक भी आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका हमेशा ख्याल रखा जाए। पानी भी पशुओं का एक पौष्टिक आहार का हिस्सा होता है, आप इसका ख्याल रखें। बरसात का समय है, ध्यान रखें कि हमारा पशु गंदा पानी नहीं पिए, अन्यथा पानी के माध्यम से अनेकों तरह के जीवाणु, विषाणु या परजीवी के कीड़े शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे स्वस्थ पशु को नुकसान डाल सकते हैं। तो इसका हमें ख्याल रखें। हमेशा पशु को स्वच्छ, ताज़ा, शुद्ध पानी पीने के लिए दिया जाए ताकि हमारा पशु स्वस्थ रहे। इस प्रकार हमारे किसान बंधु, हमारे पशुपालक बंधु आहार व्यवस्था पर अमल करें तो निस्संदेह हमारे पशुपालक बंधु आपको पशुपालन व्यवसाय में सफलता मिलेगी।
आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पॉली हाउस में झरबेरा फूल की उन्नत खेती। अरे चाचा, गंगा को लेकर कहाँ जा रहे हो? 1 महीने से बहुत कम दूध दे रही है, इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा हूँ। इसे एरोसोल कंपनी की कैल्शियम से भरपूर इलेक्ट्रोमिक्स AD3 पिलाओ, दूध की बाल्टियाँ भरते भरते थक जाओगे। इलेक्ट्रोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम संभुआ, जिला समस्तीपुर के किशोर साहू ने। आपने झरबेरा की फसल में सस्य क्रिया प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए। झरबेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कट फ्लावर क्रॉप है। आजकल हम शादी विवाह किसी भी फंक्शन या पार्टी की बात करेंगे तो मंडपों को सजाना हो तो ये एक ऐसा फूल है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। उसकी वजह यह भी है कि इसमें फूलों के रंगों में बहुत सारी विविधताएं हैं और साथ ही साथ इसकी शेल्फ लाइफ, जिसको गुलदान आयु कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा। जैसा कि आप देख रहे हैं, झरबेरा एक ऐसा फूल है जिसको खुले में नहीं लगाया जा सकता। किसान भाइयों, इसको लगाने के लिए हमें पॉली हाउस की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉली हाउस के अंदर इस फूल की खेती। पॉली हाउस में झरबेरा को लगाने के लिए पॉली हाउस में एक तो शेड नेट का प्रोविजन होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ओवरहेड मिस्टर्स, ह्यूमिडिटी जिसे हम बोलते हैं आर्द्रता, वो भी झरबेरा की कल्टीवेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई जब झरबेरा की खेती पॉली हाउस में करेंगे तो 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो जमीन पे ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाकर, क्यारियों की ऊंचाई लगभग 1 फुट जमीन से ऊपर होनी चाहिए और इसमें हम डबल रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अपनाते हैं। इसका मतलब 1 मीटर चौड़ाई वाले खेत में 2 लाइनों में ही प्लांटिंग की जाती है और लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। इस प्रकार से भी किसान बहुत अच्छे लाभ उठा सकते हैं। हालांकि एक और तरीका है जिसके द्वारा अगर किसी किसानों के पास बंजर तरह की जमीन है जिससे बहुत अच्छी प्रोडक्शन नहीं आ पाती है तो वो इस प्रकार के स्टैंड लगाकर, लोहे के स्टैंड बनाकर इसमें गमलों की खेती झरबेरा की कर सकते हैं। गमलों द्वारा भी जब झरबेरा को उगाया जाता है तो इसमें बहुत अच्छे मुनाफा और बहुत अच्छे स्टेम प्राप्त किए जा सकते हैं। गमलों में झरबेरा की खेती करने के लिए मिश्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिश्रण में गली सड़ी गोबर की खाद और कोकोपीट 50-50%, 50-50% की दर से मिलाई जाती है। इसी समय लगभग 10 ग्राम इसमें NPK का मिश्रण भी मिला दिया जाता है। झरबेरा में प्लांटिंग मटेरियल यानी पौधों की बहुत ज़्यादा महत्व है। इस बात को किसान इंश्योर कर लें और सावधानी बरतें कि हमेशा अच्छी कंपनी के पौधों का ही प्रयोग करें। झरबेरा के पौधे टिश्यू कल्चर द्वारा पैदा किए जाते हैं और सबसे अच्छी बात इन पौधों की यह है कि ये लगभग 3-3.5 महीने में ही फूल देना आरंभ कर देते हैं। वैसे तो झरबेरा की बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं जिसको हमारे किसान भाई अपनी खेती के लिए लगा सकते हैं, परंतु इनमें से गोलियत, सिल्वेस्टर, साल्वाडोर और प्रिमरोज ये बहुत मुख्य किस्में हैं जिनकी मार्केट में डिमांड भी है। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जब भी किसान झरबेरा का चयन करें तो इसकी 2-3 किस्मों को अपने पॉली हाउस में लगाएं।
2-3 अलग अलग रंगों की किस्में। और इस बात का भी किसानों को थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि जब भी हम 2 रंगी किस्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिनका सेंटर काले रंग का होता है और पंखुड़ियां किसी और रंग की, तो इस प्रकार की किस्मों का मार्केट में, बाजार में ज्यादा अच्छे दाम किसान को मिलते हैं। तो इस प्रकार की किस्म का चयन जरूर करें। गमलों में आकार के अनुसार पौधे लगाए जा सकते हैं। जैसे छोटे गमलों में 1 पौधा, और लगभग जब गमले का आकार 12 इंच व्यास से अधिक हो तो उसमें 2 पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 12 इंच से ज्यादा साइज का गमला है, तो इसमें 2 पौधे आराम से जरबरा के लगाए जा सकते हैं। अच्छी बढ़त और अच्छी गुणवत्ता के फूल पैदा करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गमले में भी साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस गमले में जो नीचे के पत्ते हैं वो गल सड़ गए हैं। इस प्रकार के पत्ते अनेक बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, तो इनका निकालना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही कोई भी खरपतवार अगर गमले में नजर आ रही है तो उसे भी समय समय पर निकालना बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से हमारे पौधे की हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बरकरार रहता है और वो ज्यादा से ज्यादा कट स्टेम हमें दे पाता है। आइए अब बात करते हैं फूलों को हार्वेस्ट करने की, फूलों की फसल लेने की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पुष्पों के बारे में कि उनको प्रॉपर स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाए, उनकी अवस्था की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जरबरा में जब फूल पूर्ण तरह विकसित हो गया है, पूरी तरह खिल गया है, तो ये इसको हार्वेस्ट करने का बिल्कुल सही वक्त है। फूलों की तुड़ाई के बाद उनको नीचे से थोड़ा काटकर तुरंत पानी में डाल देना चाहिए। झरबेरा फूल की छटाई एवं ग्रेडिंग करना जरूरी है तथा झरबेरा के फूलों को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। फूलों को 2 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्रता ग्राही बक्सों में 2 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं पानी में फूलों को 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। पुष्प वृंत 40 सेंटीमीटर लंबा, सीधा एवं मजबूत होना चाहिए। फूलों को पैक करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाने जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की फसल में प्रबंधन कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।